फटाफट से बताओ क्या आंसर होगा। चलोगे? इंटीग्रेशन साइन एक्स डी साइन एक्स, मतलब साइन एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी साइन एक्स। नोट डिफाइन क्यों होगा? नोट डिफाइन क्यों होगा? नोट डिफाइन क्यों होगा? अरे बेसिक इंटीग्रेशन भूल गए, बेसिक इंटीग्रेशन भूल गए। साइन एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, सोचो ये इसकी जगह मैं चाउ म्याओ रखूं और डी चाउ म्याओ, तो ये क्या जाएगा? चाउ म्याओ का इंटीग्रेशन डी चाउ म्याओ के साथ में, चाउ म्याओ का इंटीग्रेशन डी चाउ म्याओ के साथ में। तो यहां पे यदि साइन एक्स को मैं ट्रीट करूं टी की तरह है, तो ये क्या जाएगा? टी इंटू डी टी हुआ कि नहीं हुआ? टी इंटू डी टी हुआ, तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा आपका? टी स्क्वायर बाई टू। और लिमिट क्या हो जाएगी? 1 से 2। क्यों? क्योंकि ये जो लिमिट्स है किसकी वैल्यूज है? ये साइन एक्स की वैल्यू। अच्छा, 0 से लेके 1 ले लो ना, क्या दिक्कत है उसमें? 0 से 1 ले लो, क्या फर्क पड़ता है? 0 से 1 ले लो। अरे हाँ, मतलब मेरा एम तो वो बताना था ना, 0 से लेके 1 ले लो। ओके 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 ओके, ठीक है। तो अब उस केस में इसकी क्या करूं? लिमिट रखूंगा, तो क्या जाएगा? अब एक्स की जगह नहीं रखूंगा, साइन एक्स की जगह 1 रखूंगा, तो क्या जाएगा? 1/2 माइनस 0/2। तो फाइनल आंसर क्या जाएगा? 1/2 हो जाएगा। आया समझ में? आया समझ में? ठीक है। लेकिन यदि इस क्वेश्चन में मान लो इसको, क्वेश्चन को टफ बनाना पड़ता, इस क्वेश्चन को मान लो टफ करता, इस क्वेश्चन को यदि टफ करता, टफ बनाना होता, यदि ऐसा बोला जाता, क्वेश्चन में बोला कि इफ स्पेसिफाइड दैट 0 एंड 1 आर वैल्यूज ऑफ एक्स, यदि क्वेश्चन में ऐसा स्पेसिफाई किया है, इफ स्पेसिफाइड, क्वेश्चन में ऐसा हाईलाइट करे दैट लिमिटिंग वैल्यूज 0 एंड 1 आर वैल्यूज ऑफ एक्स, तो उस केस में इंटीग्रेशन करो 0 से लेके 1 साइन एक्स इंटू डी साइन एक्स, उस केस में इंटीग्रेशन करो। अब ये मेंशन कर रखा है कि 0 और 1 ये किसकी वैल्यू है? ये x की वैल्यू है, साइन x की वैल्यू नहीं है। तो क्या करना है? यहाँ पे इंटीग्रेटिंग वेरिएबल x है, तो मुझे x के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले d साइन x को सिंप्लीफाई करूं, तो क्या जाएगा? एक्सप्रेशन इंटीग्रेशन 0 to 1 साइन x इंटू डी साइन x, का मतलब क्या जाएगा आपका? cos x इंटू x। अब यहाँ पे आप देखोगे ये जो वैल्यूज हैं, ये साइन एक्स कोस एक्स है, तो इसको क्या कर दो? 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या जाएगा आपका? 1/2 इंटीग्रेशन साइन 2x इंटू डी एक्स। 0 से 1 हो गया। साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या आता है? साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है आपका? 1/2 इंटीग्रेशन क्या जाएगा? माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2, और लिमिट रख दूंगा 0 से लेके 1। अब ये वैल्यू किसकी जाएगी? ये x की जगह जाएगी, x की जगह 0 जाएगा और 1 जाएगी, तो क्या आ जाएगा आपका? 1/2 इंटू आपका क्या है? माइनस कॉस 2/2 और माइनस माइनस प्लस कॉस 0 अपॉन, ठीक है। तो एलसीएम लेके 2 भी बाहर ले लूंगा, तो क्या जाएगा? कॉस 0 की वैल्यू 1, तो 1 माइनस कॉस 2 अपॉन, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा। इसको सिंप्लीफाई करना चाहेगा तो और भी बोल सकता है, 1 माइनस कोस टू थीटा क्या होता है आपका? 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो मतलब बोल सकता है आपका साइन स्क्वायर 1 अपॉन 2, ऐसा भी बोल सकता है। दोनों फॉर्म में भी दे सकता है, जैसा भी है, जिस फॉर्म में आपका दिया आंसर उस फॉर्म में आप कर सकते हो। ऐसा भी दे सकता है, ऐसा भी दे सकता है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? लेकिन ऐसा चांसेस बहुत कम होगा, क्वेश्चन ऐसा बहुत कम लिख के देगा कि ऐसा होगा। फिर भी एक एग्जामिनर को मान लो बनाना हो, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बनाना हो, इजी से क्वेश्चन को टफ बनाना हो, तो ऐसे कर सकता है। आई होप जो मैं पॉइंट समझाना चाह रहा था वो पॉइंट क्लियर हुआ। पॉइंट नंबर 1 सबको क्लियर हुआ होगा। पॉइंट नंबर 1 क्या बोला है? ये जो लिमिट्स होती हैं, लिमिट्स आर द वैल्यूज ऑफ इंटीग्रेटिंग वेरिएबल इफ नॉट स्पेसिफाइड। जब तक स्पेसिफाई नहीं किया तब तक इसको हम लोग बाय डिफॉल्ट किसको कंसीडर करेंगे? इंटीग्रेटिंग वेरिएबल की लिमिट्स ही कंसीडर करेंगे। चलो लिखो फटाफट से।
लिख लिया तो बताओ सेकंड पॉइंट में बताना है। वेडनेसडे को किसका एग्जाम है तुम्हारा, कौन से सब्जेक्ट का है? केमिस्ट्री। तो सिलेबस जितना आ रहा है सारा हो चुका है क्या अपने यहाँ पे, जितना भी एग्जाम में आना है सारा हो चुका है क्या अपना? कितने बाकी हैं, कितने चैप्टर बाकी हैं? 2, 2.5। यार काफी ज्यादा सिलेबस नहीं दिया इस बार स्कूल ने तुम लोगों को, हाफ ईयरली में तो आधा होता है ना, तो तुम्हारे तो आई थिंक 60-70% सिलेबस दे रहे हैं। अरे बस दे, बस ठीक है ना, ऐसे नहीं बोलते। पॉइंट 2 ज्योमेट्रिकल मीनिंग, पॉइंट नंबर 2 मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग डेफिनेट इंटीग्रल ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? एरिया ऑफ कर्व बिटवीन इन लिमिट। और एरिया भी नहीं बोलेगा उसको, मैं क्या बोलूंगा? एल्जेब्रिक एरिया। एरिया और एल्जेब्रिक एरिया में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मैं वो लिखूंगा, तो पहले लिख लो, मैं लिख लेता हूं। डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन एफ एक्स, डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन एफ एक्स definite integration of fx between the limits x is equals to a and x is equals to b, between the limits x is equals to a and x is equals to b, definite integration of fx between the limits x is equals to a and x is equals to b gives the algebraic area, gives the algebraic area, algebraic area को अंडरलाइन करना, gives the algebraic area bounded by function y is equals to fx, gives the algebraic area bounded by the function y is equals to fx, gives the algebraic area, algebraic area को अंडरलाइन करना, bounded by the function y is equals to fx and x axis, fx and x axis, bounded by the function fx and x axis between two vertical lines x is equals to a and x is equals to b, between two vertical lines x is equals to a and x is equals to b, between two vertical lines x is equals to a and x is equals to b। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एरिया नहीं यूज किया, मैंने एल्जेब्रिक एरिया यूज किया। क्या डिफरेंस होता है एरिया एल्जेब्रिक एरिया में? एरिया किसी भी क्वांटिटी का एरिया, मान लो इस डस्टर का एरिया है, तो इसका एरिया हमेशा कुछ वैल्यू होगी, क्वांटिटी होगी, स्केलर में होगा, मतलब कुछ मैग्नीट्यूड के साथ में होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन एल्जेब्रिक एरिया मतलब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड कर सकता है कि किस डायरेक्शन में कैसे लिए गए। ठीक है, तो एल्जेब्रिक एरिया मतलब आपका क्या है? वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा किस डायरेक्शन में लिया गया, जबकि एरिया हमेशा क्या होगा? आपका पॉजिटिव होगा। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है? एरिया इज मैग्नीट्यूड ऑफ एल्जेब्रिक एरिया, और एल्जेब्रिक एरिया क्या होता है? इंटीग्रेशन, मतलब एरिया क्या होता है? मोड ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, तो एल्जेब्रिक एरिया का मतलब लिख लो। एल्जेब्रिक एरिया मींस, algebraic area means area will be positive, algebraic area means area will be positive if curve is bounded above x-axis, curve is bounded above x-axis, if curve is bounded above x-axis and direction of integral is, and direction of integral is from left to right, direction of integral is from left to right। मतलब स्टैंडर्ड केस में एल्जेब्रिक एरिया का मतलब क्या होगा? जैसे मान लो कोई भी एक फंक्शन है, जैसे ये x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, लेट्स अज्यूम करो ये कोई भी फंक्शन है,
ये y इजिकल्स टू एफ एक्स कोई भी फंक्शन है, रैंडमली कोई फंक्शन, इजी बना लेता हूँ, इजी कोई फंक्शन में से कर्व बना लेता हूँ जिससे थोड़ा सा आसान रहे तुम लोगों को कंफर्ट फील करना। ये क्या जाएगा आपका x इजिकल्स टू a, ये आपका क्या होगा x इजिकल्स टू b, और ये आपका क्या होगा y इजिकल्स टू एफ एक्स। ये कोई भी कर्व है। अलजेब्रिक एरिया का मतलब क्या होगा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स इंटू डी एक्स, और इसको मैं क्या बोल देता हूँ आई बोल देता हूँ, और इसकी वैल्यू मैं निकालूंगा हर केस में क्या होगी। अब ए टू बी मतलब आपका क्या लोअर लिमिट से अपर लिमिट मतलब लेफ्ट टू राइट इधर डायरेक्शन में इंटीग्रेशन की डायरेक्शन है, और कर्व बाउंडेड अबव एक्स एक्सिस है, तो इसका इंटीग्रल कौन सा होगा, ये आपका क्या उसका इंटीग्रल होगा, ये इंटीग्रल होगा। और इसकी वैल्यू क्या है, लेट्स अज्यूम करो इसका एरिया मान लिया ए मान लिया, इसका एरिया मैंने मान लिया A1 मान लिया, तो उसका इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, आई की वैल्यू क्या जाएगी पॉजिटिव ऑफ A1, मतलब एल्जेब्रिक एरिया आपका क्या होगा पॉजिटिव होगा। मतलब क्या करूंगा यहाँ पे एक स्ट्रिप मारूंगा, इस लिमिट से इस लिमिट में इंटीग्रेशन कर दूंगा, आ जाएगा। अब इसके वेरियस केसेस बताता हूँ, इसके आपके क्या वेरियस सिचुएशंस बताता हूँ कि कैसे आपको करना है। एल्जेब्रिक एरिया निकालना हो या इंटीग्रल निकालना हो तो कैसे निकालें, क्योंकि काफी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें एरिया वाले कंसेप्ट से हमें इंटीग्रेशन निकालना कंपैरेटिवली बहुत आसान हो जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें एरिया के कंसेप्ट से इंटीग्रेशन निकालना कंपैरेटिवली आसान होगा। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, मतलब जो सिंपल सिंपल पावर होती है, उनमें अपन एरिया की हेल्प से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। मान लो यदि इसमें क्या दे रखा है, केस 2 में क्या दे रखा है, लेट्स अज्यूम करो कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और लेट्स अज्यूम करो कि ये फंक्शन ऐसा दे रखा है y इक्वल्स टू एफ एक्स, ये क्या दे रखा है बिलो एक्स एक्सिस दे रखा है, बिलो एक्स एक्सिस दे रखा है, और ये इंटीग्रेशन ऐसा है कि x इक्वल्स टू a, और ये क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू b। मतलब इंटीग्रेशन की डायरेक्शन तो क्या होगी लेफ्ट टू राइट है, लेकिन ये बिलो एक्स एक्सिस, मतलब ये आपका क्या होगा आपका इंटीग्रेट एलजेब, ये एरिया होगा, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रल उस आई की वैल्यू मान लेट्स अज्यूम करो, इसका एरिया मैंने मान लिया A2 मान लिया, तो यहाँ पे एरिया तो पॉजिटिव होगा लेकिन इंटीग्रल क्या हो जाएगा उसका नेगेटिव, मतलब यहाँ पे उसका इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस ऑफ A2 के इक्वल आ जाएगी। आ रहा है ना समझ में, समझ में आ रहा है ना। केस 3, लेट्स अज्यूम करो ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, करो मान लो ऐसे दे रखा है x इजिकल्स टू वाई इजिकल्स टू एफ एक्स, कर दे रखा है y इजिकल्स टू एफ एक्स कोई कर दे रखा है, लेकिन अब यहाँ पे इंटीग्रेशन की डायरेक्शन मैंने चेंज कर दी, x इजिकल्स टू a से x इजिकल्स टू b। अब इंटीग्रेशन की डायरेक्शन मैंने क्या कर दी है राइट टू लेफ्ट कर दी है, तो ये एरिया लेट्स अज्यूम करो ये एरिया मैंने मान लिया A3, तो उसका इंटीग्रेशन बता सकते हो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव हो, जल्दी से बता सकते हो, पॉजिटिव होगा नेगेटिव हो, जल्दी से बताओ। उसका एरिया क्या हो जाएगा, इंटीग्रल की वैल्यू क्या जाएगी माइनस ऑफ A3, मतलब एरिया तो हमेशा पॉजिटिव होगा लेकिन उसकी इंटीग्रल की वैल्यू आपकी क्या होगी नेगेटिव, क्यों, क्योंकि राइट टू लेफ्ट जा रहा है, मतलब इंटीग्रेशन की डायरेक्शन गलत है, उल्टी बड़ी से छोटी है, क्योंकि यहां पे आप क्या करोगे इसमें से उल्टे से करोगे, इसको मैं छोटी से बड़ी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी 1 लगाऊंगा, प्रॉपर्टी 1 क्या आ गया आपकी लिमिट चेंज करूंगा तो माइनस साइन आएगा, तो माइनस साइन आएगा तो फिर ये आ जाएगा, और माइनस के बाद ये A बना जाएगा, तो सेम ही बन जाएगा, मतलब मैग्नीट्यूड आपका क्या ऐसा रहेगा आपका। सिमिलरली केस 4 ऐसा दे दिया कि कर्व है आपका ऐसा बिलो y इक्वल्स टू एफ एक्स आपका क्या बिलो कर रहा है, और ये मैंने क्या बोल दी पॉइंट x इक्वल्स टू a, और यहाँ पे आपका x इक्वल्स टू b और x इक्वल्स टू a, तो इंटीग्रेशन की डायरेक्शन अभी भी तो राइट टू लेफ्ट है, लेकिन ये जो है कर्व है आपका बिलो एक्स एक्सिस है। अब इस केस में लेट्स अज्यूम करो कि मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया है एरिया मैंने बोल दिया है ये A4 है, तो इंटीग्रल की वैल्यू बता सकते हो कि पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, जल्दी से बताओ, पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी। ये अभी ये इस केस में आपके क्या होगी ओवरऑल आपके क्या होगी पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव क्यों होगी क्योंकि ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव, तो मतलब दो नेगेटिव मतलब माइनस ऑफ माइनस A4, तो क्या जाएगी आपकी प्लस A4, दो नेगेटिव भी एक पॉजिटिव होता है, दो नेगेटिव भी एक पॉजिटिव होता है, यहाँ पे आ नहीं पाएगा, यहाँ पे आ नहीं पाएगा। केस 5, मान लो ये कर्व ऐसा है
और कर कुछ ऐसा दे दिया, ये क्या दे दिया आपका x इजिकल्स टू a, और ये आपका क्या मैंने बोल दिया y इजिकल्स टू fx, और ये आपका क्या दे दिया x इजिकल्स टू b, और ये कोई पॉइंट है c लाई कर रहा है बिटवीन a टू b के बीच में, कोई भी पॉइंट लाई कर रहा है। तो मैं इसका इंटीग्रेशन i क्या होगा आपका इंटीग्रेशन a टू b fx इंटू dx, इसको मैं कैसे बताऊंगा। लेट्स अज्यूम करो इसका एरिया मैंने क्या बोल दिया है a5, और इसका एरिया मैंने बोल दिया है आपका a6। तो बताओ एरिया की वैल्यू क्या आ जाएगी, जल्दी से बताओ। वेरी गुड। ये अब यहाँ पे क्या आपका डायरेक्टली इंडिकेट नहीं कर सकता, लेट्स अज्यूम करो कि यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिप मान ली, तो यहाँ पे स्ट्रिप यहाँ पे खत्म होगी, फिर यहाँ पे एक दूसरी स्ट्रिप माननी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि मुझे इसको इंटीग्रेशन को ब्रेक करना पड़ेगा, यही प्रॉपर्टी होगी। प्रॉपर्टी 3 यही बोलती है कि आपका मतलब बिहेवियर चेंज कर रहा है या फिर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो उस केस में उसको लिमिट को मैं बीच में ब्रेक कर देता हूँ। बीच में ब्रेक करके मैं यहाँ पे कर सकता हूँ a टू c एंड a टू c और c टू b, ऐसा करूंगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से मैं करूँ। लेट्स अज्यूम करो ये कंसेप्चुअली सोचे तो ये एरिया आपका क्या है a5 है, ये a6 है, तो ये आपका क्या बाउंडेड अबव x है, तो इंटीग्रेशन की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी प्लस a5, और इसके बाद बढ़ू तो बाउंडेड बिलो x है और इंटीग्रेशन डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, तो मतलब इसकी वैल्यू माइनस a6। सिमिलरली केस 6, मान लो ऐसा दे दिया, करो कुछ ऐसा दे दिया कि कुछ पार्ट ऊपर कुछ पार्ट नीचे कुछ पार्ट ऐसे, x इजिकल्स टू b और ये आपका x इजिकल्स टू a। एरिया का काफी पोर्शन खत्म हो जाता है, यहाँ पे इंटीग्रेशन में भी खत्म हो जाता है। तो मुझे क्या करना है, i की वैल्यू मैं बोलूं, लेट्स अज्यूम करो ये एरिया मैंने मान लिया a7, ये a8, उल्टा कर देता हूँ, ये b बोल दिया और ये x इजिकल्स टू a बोल दिया। अब करो ये a8 और ये आपका क्या होगा a9, ये a है और ये b है, तो इंटीग्रेशन डायरेक्शन ये होगी राइट टू लेफ्ट होगी। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, राइट टू लेफ्ट होगी। तो इस केस में राइट टू लेफ्ट है, तो ये वैल्यू आपकी क्या होगी, आपकी डायरेक्शन की वजह से नेगेटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, इसकी वैल्यू आई की वैल्यू क्या जाएगी माइनस a7 प्लस a8 माइनस a9। आई थिंक सबको ये चीज क्लियर हुई होगी, सब तो ये रूल क्लियर हुए होंगे। अच्छा, अब इस कंसेप्ट से कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट निकाल लेता हूँ, लेट्स अज्यूम करो मुझे 0 से लेके π/2 के बीच में इंटीग्रेशन sin x इंटू dx मुझे देखना है। तो 0 से π/2 के बीच में इंटीग्रेशन करूंगा तो sin x का इंटीग्रेशन क्या जाएगा माइनस cos x, और 0 से लेके π/2 अपर लिमिट रखूंगा तो क्या जाएगी माइनस cos π/2 प्लस cos 0, cos π/2 की वैल्यू माइनस 0 प्लस 1, तो क्या जाएगी इसकी वैल्यू 1। तो इससे मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं, 0 से पाई साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, तो 0 से π/2 साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, तो इसका यूनिट एरिया क्या हो जाएगा आपका 1 हो गया। तो 0 से पाई के बीच में बता सकते हो सिमेट्री होगी, जितना ये होगा उतना ये होगा, तो ये वैल्यू भी क्या आ जाएगी आपकी 1 हो जाएगी, तो मतलब 1। तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, साइन x एंड cos x के 1 लूप का एरिया कितना होता है आपका 2 यूनिट होता है, 2 यूनिट होता है। ये पहली चीज आई बात समझ में। अच्छा, अब इस कंसेप्ट पे बेस कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मेंस में भी पूछा गया है, डायरेक्टली आप विद इन सेकंड आंसर दे सकते हो, प्रॉपर्टी विदाउट लगाए हुए, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट से ही बता सकते हो। इंटीग्रेशन मान लिया, ऐसा दे दिया 0 से लेके tan पाई इंटीग्रेशन साइन x इंटू dx, बता सकते हो इसका आंसर क्या जाएगा, 0 से लेके tan पाई साइन x इंटू dx का। जीरो, रीजन क्या है, 0 से 2 पाई की बात करो तो 0 से 2 पाई के बीच में 0 से पाई और पाई से 2 पाई, तो इसका जो एरिया है ये एरिया क्या हो जाएगा आपका +2 हो जाएगा, और ये एरिया क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो 0 से लेके आपका क्या है
टू पाई के इंटीग्रेशन में बोलूं 0 से लेके 2 पाई इंटीग्रेशन साइन x इंटू डी एक्स, उसकी वैल्यू क्या जाएगी 0। क्यों? क्योंकि दो लूप बन जाएंगे, एक लूप का एरिया आपका क्या +2, दूसरे के लूप का एरिया -2। तो डायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूँ, +2 -2 दोनों कंपेंसेट कर देंगे। तो यहाँ पे आपका क्या 0 से 2 पाई, 2 पाई से 4 पाई, 4 पाई से 6 पाई, 6 पाई से 8 पाई और 8 पाई से 10 पाई, मतलब ऐसे कि आपके 5 लूप्स के पेयर बन रहे हैं। और इस वजह से इसका आंसर क्या जाएगा, इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या जाएगी 0। लेकिन मान लो इसी क्वेश्चन में ऐसा दे देता है, इंटीग्रेशन ऐसा बोल देता है कि 0 से लेके 11 पाई इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, तो उस केस में आप आंसर डायरेक्टली बता सकते हो। इस केस में आंसर क्या हो जाता है, इस केस में इंटीग्रेशन क्या आ जाता है आपका 2 हो जाता है। रीजन क्या है, रीजन क्या है, क्योंकि 0 से 10 पाई तक आपका क्या है 5 लूप ऊपर 5 लूप नीचे, वो कंपेंसेट कर देंगे। लेकिन 10 पाई से 11 पाई में एक लूप आपका क्या जाएगा ऊपर आ जाएगा, तो वो एक्स्ट्रा बच जाएगा, तो उसका एरिया क्या जाएगा आपका 2 आ जाएगा। आया समझ में? ठीक है। जेई मेंस में क्वेश्चन क्या पूछा गया था, जेई मेंस में क्वेश्चन ये पूछा गया था, इंटीग्रेशन 0 से लेके 10 पाई मॉड ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसका एरिया बताओ कितना होगा। नहीं नहीं, एरिया नहीं मेरे भाई, इंटीग्रेशन है, ये एरिया नहीं निकाल रहे, इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं। एरिया तो मोड होगा, एरिया तो मोड होगा, ये इंटीग्रेशन है। अच्छा, इसमें डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे इंटीग्रल की वैल्यू पूछी है तो इंटीग्रल की वैल्यू 0, जबकि एरिया क्या होता है यहाँ पे 20 होता है। एरिया क्या होता है 20 होता है, ये दोनों में डिफरेंस रखो। इसका एरिया क्या होता है 20 होता है, लेकिन इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 होगी। मैं शायद एरिया बोल रहा हूँ क्या मैं, अच्छा मैं एरिया बोल रहा था मैं, ठीक है। एरिया नहीं बोलना है, वहां पे इंटीग्रल बोलना है, इंटीग्रल बोलना है, इंटीग्रल बोलना है। इंटीग्रल की वैल्यू क्या जाएगी 0 होगी, जबकि एरिया की वैल्यू तो क्या आपकी 20 होगी। क्यों? क्योंकि दिस प्लस दिस होगा, एरिया तो रीजन होगा ना, रीजन 0 थोड़ी होगा यार, मतलब इतना रीजन इतने जगह कवर करेगा तो 0 थोड़ी होगा। आई बात समझ में? अब देखो यहाँ पे आपका क्या 0 से 10 पाई आपका मोड ऑफ साइन है, तो मोड ऑफ साइन का मतलब क्या आ जाएगा, ये ऐसा 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 मोड ऐसा 0 पाई 2 पाई, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। तो ऐसे कितने लूप बनेंगे 10 लूप बनेंगे, और एक लूप का एरिया क्या आपका 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 20। डायरेक्टली अपन आंसर दे सकते हैं, डायरेक्टली अपन आंसर दे सकते हैं। ये इस कंसेप्ट का बेनिफिट है, ये कंसेप्ट का बेनिफिट है। प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है, वैसे ये पीरियोडिक की प्रॉपर्टी से कर देंगे, लेकिन पीरियोडिक की प्रॉपर्टी अभी पढ़ी नहीं है, तो उसके बिना भी हम कर सकते हैं। एक और इसके बेनिफिट बताता हूं, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटू डीएक्स। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटू डीएक्स का इंटीग्रेशन बताओ 0 से लेके 1 में, 0 से 1 में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0 से 1 में, इसका एरिया क्या आ जाता है 1/2। याद रखना है, कैसे रहे देखें, मैं इसको एरिया की हेल्प से मैं बताता हूँ। सबसे बढ़िया क्या है, एरिया की हेल्प से। तो 0 से लेके 1 के बीच में फ्रैक्शनल पार्ट ये, तो वैल्यू 0, ये 1 और ये वैल्यू भी क्या आपके 1। तो इंटीग्रल क्या होगा यहाँ पे आपका क्या पॉजिटिव रहेगा इंटीग्रल, तो इंटीग्रल की वैल्यू क्या जाएगी, ये ट्राइंगल बनेगा तो एरिया हाफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो क्या जाएगा 1/2। अब इसका यूज कहाँ पे आता है, इसका यूज कहाँ पे आएगा, जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि इंटीग्रेशन 0 से लेके, और आपका बोल दिया ऐसा कि 11/2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटू डी एक्स, 0 से लेके 11/2 फ्रैक्शनल पार्ट x इंटू डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन निकालना अपने आप में थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, क्योंकि ब्रेक करूंगा यहाँ पे। लेकिन मुझे पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ कैसा बनता है, फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ ऐसा बनता है, हर बार ऐसा बनता है। ये 0 1 2 3 4 5 और ये आपका क्या होगा 6, तो यहाँ पे क्या जाएगा 11/2 यहाँ पे बन जाएगा, तो यहाँ तक। तो कितना रीजन कवर करेगा, ये रीजन, ये रीजन, ये रीजन, ये रीजन, ये रीजन, ये रीजन और ये रीजन। इस एक रीजन का एरिया कितना होता है हाफ, तो मैं बोल सकता हूं इंटीग्रल की वैल्यू क्या जाएगी 5 ऐसे रीजन और उसका एरिया क्या आपके हाफ, प्लस ये भी एक ट्राइंगल बनेगा, ये भी एक ट्राइंगल बनेगा, इसका एरिया क्या बोल सकता हूं हाफ इंटू बेस 1/2 और उसकी हाइट भी क्या आ जाएगी 1/2। तो क्या जाएगी आपका आंसर 5/2 प्लस 1/8। एलसीएम ले लूंगा आपका 8, तो कितना जाएगा आपका 20, तो 21/8 ये इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका आंसर आ जाएगा।
आया समझ में? बेनिफिट समझ में है इस कंसेप्ट का? इस कंसेप्ट का बेनिफिट समझ में है सबको? लिख लो, लिख लो। जबकि यहाँ पे इंटीग्रेशन करता है तो काफी लेंथी हो जाता है, इंटीग्रेशन करता है तो काफी लेंथी हो जाता है, लेकिन अपन डायरेक्टली इससे कर सकते हैं काफी इजीली। पॉइंट नंबर 2 आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। आज का लेक्चर पूरा पूरा लॉजिकल लेक्चर होगा। मैंने आपको बोला था कि आज का लेक्चर मिस मत करना, लेकिन फिर भी काफी बच्चे ने आज आए नहीं है। अब उनको हो सकता है कुछ चीजों में अनकंफर्टेबल फील करे आगे। तीसरा, नॉट 3। माइक ऑन कर रखो यार, माइक ऑन रखो, मुझे बात जाननी है। माइक तुम्हारा ऑन नहीं हो रहा है यहां से। अनलॉक ही है, अनलॉक ही है सबका, हमारा ऑन है। ओके, टाइप मत करो, इतना बड़ा टाइप करोगे तो फिर टाइप करने में टाइम लगता है ना। माइक ऑन करके बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम बियर कर लेंगे तुम्हारे पीछे की बैकग्राउंड नॉइसेस। थर्ड पॉइंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई क्वेश्चन में आपका हेल्प करता है, कई क्वेश्चन में ये कंसेप्ट हेल्प करता है। क्वेश्चन बताओ, जैसे मैं लिखो, लिखो कंसेप्ट थर्ड में, इफ f(x) is a continuous function, if f(x) is a continuous function between limits x is equals to a to x is equals to b, and if integration a to b f(x) into dx is equals to 0, तो मैं इससे क्या कंक्लूड कर सकता हूं? इससे मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं? इससे मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं? इससे मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं? तो उससे क्या कंक्लूड करूंगा? रूट्स, तो रूट्स का कुछ, रूट्स के बारे में कुछ कंसिडर करूंगा। एक्स एक्स को कट करेगा मतलब रूट होगा, तो क्या कंक्लूड करूंगा? मैं अभी भी सुनना चाह रहा हूं जो चीज एक्चुअल रीजन है वो चीज। एक ही होगा या ज्यादा हो सकता है? ठीक, ठीक है, ये तब पॉसिबल होगा जब यहाँ पे कुछ एरिया आपका क्या होगा, ऊपर हो, कुछ एरिया नीचे है। तो एक्स इक्वल्स टू ए है, एक्स इक्वल्स टू बी है, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव एरिया है वो नेगेटिव एरिया होगा। या फिर कुछ ऐसा केस भी होगा जो मैंने बताया था एग्जांपल के केस में, कि यहाँ पे जो पॉजिटिव एरिया, यहाँ पे जो पॉजिटिव एरिया, जो दोनों के एरिया सेम, दोनों के एरिया आपका क्या होगा, ये एक्स इक्वल्स टू ए और एक्स इक्वल्स टू बी। इसका मतलब ग्राफ होगा, एक्स एक्सिस को एक यहाँ पे जगह पे कट कर रहा है, ये आपका एक्स एक्सिस होगा, यहाँ पे दो जगह पे कट कर रहा है, और एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट बिटवीन लिमिट ए एंड बी। तो इससे मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं? देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट बिटवीन लिमिट्स एक्स इज इक्वल्स टू ए टू बी, ए और बी के बीच में ओपन इंटरवल। और यही आपका क्या है, इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम होती है, जो हम लोग एओडी में पढ़ने वाले हैं। इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम एओडी में हम लोग पढ़ेंगे इसको। लिख लो फटाफट से। हाँ दे 1/8 क्यों है यहाँ पे? 1/8, अरे देखना ये 5 से 11/2, मतलब ये डिस्टेंस कितनी होगी? हाफ। तो ये x है तो ये भी हाफ होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट,
अरे मुझे लगा इतना तो थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं, माई बैड, इतना नहीं सोचना चाहिए था। फोर्थ पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है, जेई एडवांस में कम से कम 2 या 3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं इस पे। कंपैरिजन, वैसे इसका एक सब टॉपिक लास्ट में भी बताऊंगा, इनइक्वालिटी कंपैरिजन, इनइक्वालिटी कंपैरिजन वाला वहां पे बताऊंगा, लेकिन अभी मैं डायरेक्टली कंपेयर कर सकता हूं, डायरेक्टली मैं कंपेयर कर सकता हूं। लिख लो पॉइंट नंबर 4। अच्छा, इस पॉइंट नंबर 4 से पहले मुझे एक चीज और बताना है, एक चीज और बतानी, एक चीज और बतानी मुझे। नहीं नहीं, पॉइंट नंबर 4 में ही बताता हूँ, चलो कोई बात नहीं, पॉइंट नंबर 4 में ही मैं बताता हूँ। लिख लो, इफ if fx is greater than 0 for all x belongs to real number, तो मैं क्या बता सकता हूं, इंटीग्रेशन 0 to fx इन 0, ऐसा दे दिया, इफ fx is greater than 0 for all values between x belongs to a to b, तो क्या मैं बोल सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ fx into dx a to b, उसकी वैल्यू क्या रहेगी आपकी, ग्रेटर देन 0 या फिर पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, क्या ऐसा मैं बोल सकता हूं? कैसे, ये मैंने बोल दिया आपका, यहाँ पे तो मैंने ग्राफ से बताया, ये जो उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, fx की वैल्यू आपकी क्या है, ग्रेटर देन 0 दे रखी है, fx की वैल्यू ग्रेटर देन 0 दे रखी है, तो उसकी वैल्यू क्या जाएगी, a to b आपका, आपका क्या रहेगा, आपका बड़ा रहेगा। ये पहला पॉइंट है, इसका पहला पॉइंट। सिमिलरली इसकी सेकेंड पॉइंट, इफ fx is less than 0 for all x belongs to a to b, then integration a to b fx into dx, उसकी वैल्यू क्या रहेगी आपकी, लेस देन 0। ये भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। मैं कंक्लूड करूंगा, मैं कंक्लूड करूंगा सारे पॉइंट्स लिख के, पहले 2 पॉइंट लिख लो। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर है। थर्ड पॉइंट मैं क्या बोलना चाहूं, इसका सोच के आंसर देना। मैंने बोला इफ fx is greater than equals to 0 and is continuous function between limits x is equals to a to x is equals to b, and if integration a to b fx into dx equals to 0, मतलब उसी को मैं कंटिन्यू और एक्सटेंड कर रहा हूं, इसी को मैं एक्सटेंड कर रहा हूं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सॉरी, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं था, अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये नहीं आया था जी एडवांस में, ये हटा देना इसके ऊपर, इस पॉइंट से नहीं आया था, फिफ्थ पॉइंट पे आया था, फिफ्थ पॉइंट पे आया था, ये हटा देना, ये जी एडवांस में नहीं आया था, फिफ्थ पॉइंट आया था। हाँ, अब ये बताओ ये कब होगा, ये कब होगा, एफ एक्स क्या दे रखा है आपका, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 दे रखा है, और कंटिन्यूअस फंक्शन बिटवीन लिमिट ए टू बी दे रखा है, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, 0 आ रही है, तो कब पॉसिबल होगा? ये एक ही केस में पॉसिबल, तो एक ही केस में क्या पॉसिबल होगा, पॉसिबल ओनली एफ एक्स इजिकल्स टू क्या होगा आपका, 0 होगा, मतलब एक ही केस में होगा। क्यों? क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, ग्रेटर देन 0 हुआ तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, अब ग्रेटर देन इक्वल्स टू मतलब इक्वल्स टू 0 होगा, तभी उसका इंटीग्रेशन या एरिया की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 0 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन है और हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो ग्रेटर देन में तो वैल्यू पॉजिटिव होगी, लेकिन इक्वल्स टू होगा तो 0 हो सकती है, तो इसका मतलब पूरे इंटरवल में क्या आ जाएगा, एफ एक्स इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे इसको लैंग्वेज को क्वेश्चन में कैसे दे सकता है, उसकी वैल्यू 5 दे देगा, उसकी वैल्यू मान लो 5 दे देगा, इंटीग्रेशन की वैल्यू ऐसा कुछ कर देगा, ऐसा कर देगा, जिससे हम मान सकते हैं कि एफ एक्स क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन है। कई बार ऐसा निकालने में काम आ जाता है ये प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट फिफ्थ प्रॉपर्टी है जो मैं लिखवाने वाला हूं।
ये इंपॉर्टेंट है, इसी पे क्वेश्चन आए हैं, 2 से 3 बार आ चुके हैं जेईई एडवांस में क्वेश्चन। ऐसे दे रखा है, इफ f(x) is greater than 0 for all x belongs to a to b, f(x) is greater than 0 for all x belongs, नहीं, f(x) is greater than gx, f(x) is greater than gx for all x belongs to a to b। तो इस केस में a to b इंटीग्रेशन f(x) into dx is greater than इंटीग्रेशन gx into dx from a to b। ये मैं कब बोलूंगा, when, कब बोल सकता हूं? f(x) greater than 0 है, f(x) greater than gx है, और इंटीग्रेशन a to b f(x) into greater than इंटीग्रेशन gx है, ये कब बोलूंगा? जल्दी से बताओ कब बोलूंगा? f(x) पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, gx पॉजिटिव नेगेटिव हो, या क्या है? सोच के बताओ। सोच के बताओ, सोच के बताओ। f(x) पॉजिटिव, gx एनीथिंग, और देखो रीजन मैं बताता हूं। लेट्स अज्यूम करो f(x) ऐसा मान लिया और gx ऐसा मान लिया, तो क्लियरली दे रहा है कि f(x) इज ग्रेटर देन gx है, और ये x इज टू a है, और ये आपके क्या x इज टू b है। तो इसको मैं बोल देता हूं I1, मैंने बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया I2। तो ये जो रीजन होगा ये क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा, और ये जो रीजन होगा ये क्या हो जाएगा आपका A2। तो मतलब क्लियरली A1 इज ग्रेटर देन A2 है, तो और पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब I1 इज ग्रेटर देन I2 हो जाएगा। तो दोनों पॉजिटिव के केस में तो बिल्कुल आपका वैलिड रहेगा, दोनों पॉजिटिव केस में तो बिल्कुल वैलिड रहेगा। अब प्रॉब्लम कहां पे आती है, दोनों नेगेटिव है। लेट्स अज्यूम करो दोनों नेगेटिव है, तो मैंने क्या बोल दिया, लेट्स अज्यूम करो कि ये है एक फंक्शन और दूसरा है यहाँ पे ये फंक्शन। अब यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ये आपका क्या है gx है, और ये आपका क्या है f(x) है। क्यों? क्योंकि मुझे क्या निकालना है, f(x) इज ऑलवेज ग्रेटर देन gx, f(x) इज ऑलवेज ग्रेटर देन gx। अब देखो यहाँ पे मैं क्या बोलूँ, ये x इज टू a है, ये x इज टू b है, तो ये जो इसका एरिया ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा, और ये जो एरिया होगा ये एरिया क्या हो जाएगा आपका A4। तो बता सकते हो A3 बड़ा होगा या A4 बड़ा होगा? क्लियरली दिख रहा है कि A4 इज ग्रेटर देन A3 होगा, लेकिन दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव होगी। अब नेगेटिव में बताओ -3 बड़ा होता है या -5 बड़ा होता है? नेगेटिव में कौन बड़ा होता है, -3 बड़ा होता है। तो बताओ A3 बड़ा होगा या A5? A3 के बेसिस पे मैं बोलूं I3 और I4, तो कौन बड़ा होगा, I3 बड़ा होगा या I4 बड़ा होगा? I3 बड़ा होगा या I4 बड़ा होगा? क्लियरली जो छोटे एरिया वाला है, छोटे एरिया वाला वो आपका क्या है, ग्रेटर देन हो जाएगा, छोटे एरिया वाला ग्रेटर देन हो जाएगा। मतलब क्लियरली यहाँ पे भी इंटीग्रेशन f(x) into dx आपका क्या है, ग्रेटर देन होगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये वैलिड करता है ऑलवेज। तो इसका मतलब रिलेट करने में काम आ जाए कि f(x) की वैल्यू ग्रेटर देन gx दे रखा है, तो उस केस में इंटीग्रेशन ऑफ f(x) into dx इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंटीग्रेशन gx into dx। उस केस में चाहिए दोनों पॉजिटिव हो, दोनों नेगेटिव हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, उसमें तो सोचना ही नहीं है, उस केस में तो डायरेक्टली ये इंटीग्रल में होगा, एरिया में नहीं होगा। इंटीग्रल में होगा, एरिया में नहीं होगा। लिख लेना, एरिया जरूर ग्रेटर देन होगा, लेकिन इंटीग्रेशन ग्रेटर देन नहीं होगा। ये अप्लीकेबल ओनली इंटीग्रल नॉट इन एरिया, लिख लेना, अप्लीकेबल ओनली इंटीग्रल नॉट इन एरिया, अप्लीकेबल ओनली इंटीग्रल नॉट इन एरिया। इंटीग्रल क्यों? क्योंकि नेगेटिव में वैल्यू क्या ये 3 जाएगी, ये 3 होगी, 5 होगी, लेकिन दोनों नेगेटिव होगी, तो -3 ग्रेटर देन -5 होती है, तो उस रीजन की वजह से I3 ग्रेटर देन I5 होगा। जबकि एरिया में क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ I3 और मैग्नीट्यूड ऑफ I5,
तो एरिया में ये रिजल्ट फॉलो नहीं होगा, लेकिन इंटीग्रेशन में, ये इंटीग्रल में रूल फॉलो हो जाएगा। जल्दी से लिखो फटाफट से। डन, लिख लिया बच्चों? लिखा कि नहीं लिखा? चलो अब इस पे बेस क्वेश्चन कराते हैं, इस पे बेस क्वेश्चन कराता हूं मैं। लिख लो, कंपैरिजन बिटवीन इंटीग्रल। क्वेश्चन है कंपैरिजन बिटवीन इंटीग्रल। ये फिफ्थ पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट था, फिफ्थ पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट था। जेईई एडवांस में 2 से 3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, इसीलिए मैं इसके ऊपर इतना फोकस कर रहा हूं। क्वेश्चन आने के चांसेस है, इसमें आ सकता है। कंपैरिजन बिटवीन इंटीग्रल, कंपैरिजन बिटवीन इंटीग्रल। तो क्वेश्चन क्या है, विच इज ग्रेटर। I1 क्या दे दिया आपका, इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 साइन क्यूब एक्स इंटू डी एक्स, और I2 दे दिया इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 साइन की पावर 5x इंटू डी एक्स, या फिर ऐसा बोल देता है 0 से लेके π/2 साइन की पावर 4x इंटू डी एक्स, और 0 से π/2 साइन की पावर 4x इंटू डी एक्स, मान लो ये दे दिया था। ठीक है, अब क्या करूंगा, इसका इंटीग्रेशन करना अपने आप में वेरी लेंदी, याद है, प्रॉपर तरीके से एज्यूम करेंगे। इसका तो और भी ज्यादा लेंदी, इसका तो और भी ज्यादा लेंदी होता है, इसका तो और भी ज्यादा लेंदी। क्या करूं, 1 माइनस cos 2x/2 की होल क्यूब, तो इसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। याद है कि नहीं याद है, कितना लेंदी होता था कि नहीं होता था? ठीक है, सिमिलरली इनका इंटीग्रेशन कर सकते हो, लेकिन फिर भी लेंदी तो बनेगा ही आपके सारी चीजों में। कि आपका क्या है, यहाँ पे आप करोगे, आपका क्या है, साइन की पावर 4x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, कॉस को टी मानोगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स की पावर 4 कोस स्क्वायर एक्स की होल स्क्वायर इंटू डी एक्स वो बनाओगे, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूट करोगे, लेंदी बनेगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, देखो दो क्वांटिटी में कंपैरिजन कब हो सकता है, जब वो कॉमन प्लेटफॉर्म पे, कॉमन प्लेटफॉर्म पे या तो आपका क्या फंक्शन सेम हो, या फिर आपका क्या लिमिट टाइप की कुछ सेम हो। अब यहाँ पे देखोगे दोनों की जो लिमिट्स है, वो लिमिट्स क्या है आपकी, सेम टाइप की है। x इज टू 0 पे साइन 0 की वैल्यू, साइन x की वैल्यू 0, और x इज टू 1 पे साइन x की वैल्यू क्या होती है आपकी 1। तो मतलब 0 से लेके 1 रखूंगा तो साइन क्यूब x की वैल्यू भी 0 to 1 जाएगी, और साइन की पावर 5 क्यूब x भी। तो मैं क्या बोल सकता हूं, इन 0 to 1 साइन क्यूब x एंड साइन की पावर 5x लाइज बिटवीन 0 to 1। ये 0 to बीच में, के बीच में आएगा। अच्छा याद है रूल, 0 से 1 मतलब 0 से 1 मतलब 1 से कोई भी छोटा नंबर है उसकी पावर बड़ी है, तो वो एक्चुअली बड़ा होगा या छोटा होगा। 0 से लेके 1 है तो पावर बड़ी है, तो वो बड़ा होगा या छोटा होगा। 0 से 1 जितना भी नंबर है उसकी जितनी पावर बड़ी होगी उतना ही आपका क्या नंबर, आपका क्या छोटा होगा। तो आपको पता है कि चूंकि इन 0 to 1 साइन क्यूब x इज ग्रेटर देन साइन की पावर 5x, साइन क्यूब x इज ग्रेटर देन आपका क्या है, साइन की पावर 5x। क्यों, क्योंकि छोटी पावर बड़ी पावर से आपकी क्या बड़ी होगी, तो उस केस में उसका इंटीग्रेशन मैं बोल सकता हूँ I1 इज ग्रेटर देन आपका I2। यही इसका क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, I1 दे दिया है इंटीग्रेशन 0 से लेके लिख लो जल्दी। हाँ दे,
एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू पे इक्वल हो जाएगा। अगर नीचे आपने लिखा है ना हाँ इक्वल, जीरो से पाई बाई टू, हाँ जीरो से पाई बाई टू, लेकिन जीरो से पाई बाई टू में साइन एक्स और कोस एक्स की वैल्यू जीरो से बनी होगी ना। हाँ जीरो से पाई बाई टू लिख सकते हो, ठीक है। ओके ओके, गॉट इट ब्रो। नेक्स्ट आई थ्री मान लो ऐसे दे दिया, इंटीग्रेशन पाई बाई फोर से लेके पाई बाई थ्री, 10 की पावर 4x इंटू डी एक्स, और आई फोर दे दिया है, आई टू दे दिया है इंटीग्रेशन 10 की पावर 6x इंटू डी एक्स, पाई बाई फोर से लेके पाई बाई थ्री। अब उस केस में अगेन इसका इंटीग्रेशन आपका क्या डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि 10 की पावर 4 को क्या करते हैं सेक्स को x इंटू सेक्स में 10 में कन्वर्ट करूंगा, फिर उसके बाद वहां पे लगाऊंगा आई एन लगा दूंगा, यहाँ पे तो बन जाएगा, यहाँ पे तो बन जाएगा, लेकिन मान लो आपका क्या 10 की पावर 5, अच्छा दोनों में बन जाता है, दोनों में बन जाता है, दोनों में बन जाता है, तो लेकिन उस केस में इंटीग्रेशन बड़ा लेंदी होता है, लेंदी होता है कि नहीं होता है, लेंदी होता है, फिर उसके बाद वैल्यू पुट करना एक अपने आप में काफी लेंदी होगा। तो मैं इस केस में मैंने ऑब्जर्व किया क्या क्या आपका एट एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई फोर पे 10x की वैल्यू क्या आ जाती है 1, और x इज इक्वल्स टू पाई बाई थ्री पे 10x की वैल्यू क्या जाएगी आपकी √3। तो इस केस में मैं बोलूंगा व्हेन x बिलोंग्स टू पाई बाई फोर टू पाई बाई थ्री, तो उस केस में मैं क्या बोल सकता हूँ 10x की वैल्यू क्या जाएगी ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1। अब आपको पता है ना ग्रेटर देन 1 की पावर आपकी बड़ी छोटी पावर से बड़ी होती है छोटी होती है, ग्रेटर देन 1 नंबर कोई नंबर हो उस केस में x की पावर 3 और x की पावर 5 में कौन बड़ा होता है, x ग्रेटर देन 1 है तो x की पावर 3 x की पावर 5 में कौन बड़ा होता है, क्लियरली मैं बोल सकता हूँ x की पावर 5 बड़ा होगा, क्लियरली मैं बोलूंगा x की पावर 5 आपका क्या होगा बड़ा होगा। तो इस केस में मैं बोल सकता हूँ चूंकि व्हेन x बिलोंग्स टू जीरो पाई बाई टू से पाई बाई फोर से पाई बाई थ्री, तो इस केस में मुझे पता है कि 10 क्यूब पावर 4x इज लेस देन 10 की पावर 6x, ये होगा। तो बिना इंटीग्रेशन किए हुए मैं इसका आंसर बोल सकता हूँ I1 इज लेस देन आपका क्या हो जाएगा I2। ये दो बेसिक एग्जांपल थे, ये दो बेसिक एग्जांपल थे, कि दोनों एग्जांपल क्लियर हुए, कि दोनों एग्जांपल क्लियर हुए, कैसे करेंगे क्वेश्चंस करता हूं फिर मैं। लिमिट सेम रखी थी, अब यहाँ पे मैं क्या करूँ फंक्शन सेम रखता हूँ और डिफरेंट लिमिट डिफरेंट डिफरेंट रखता हूँ। तो उस केस में क्या होगा, जैसे मैंने बोल दिया इंटीग्रेशन I1 इज इक्वल टू क्या दे दिया पाई बाई थ्री टू पाई बाई टू इंटीग्रेशन कॉस की पावर 5x इंटू डी एक्स, I2 दे दिया इंटीग्रेशन कॉस की पावर 5x इंटू डी एक्स पाई बाई थ्री टू पाई, और I3 मैंने दे दिया है इंटीग्रेशन पाई बाई थ्री से लेके 2 पाई, पाई बाई थ्री से 3 पाई बाई टू। मैं देख लेता हूँ एक बार लिमिट देख लेता हूँ वापस से, पाई और 2 पाई, ठीक है चलो पाई और 2 पाई रख लो, पाई और 2 पाई ही रख लो, पाई बाई थ्री से पाई और पाई बाई थ्री से पाई बाई टू और 2 पाई कॉस की पावर 5x इंटू डी एक्स, देन रिलेशन बिटवीन I1 I2 I3, मतलब I1 बड़ा है I2 बड़ा है I3 बड़ा है कौन बड़ा है इसमें निकालना है, रिलेशन बिटवीन I1 I2 I3, देन रिलेशन बिटवीन I1 I2 एंड I3। ऑप्शन में कैसे देगा, तो ए ऑप्शन I1 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I3, बी ऑप्शन I1 इज लेस देन I2 इज लेस देन I3, सी ऑप्शन I1 इज ग्रेटर देन I2 इज लेस देन I3, ऐसा दे दिया, उल्टा सीधा ऐसा कुछ भी करके बना सकता है। धे कुछ टाइप कर रहे हो, धये धये कुछ टाइप कर रहे हो, आंसर दो जल्दी से।
गलत है, गलत है। कुशल आई थिंक सही है आपका, कुशल आई थिंक सही है आपका। दहेज सात्विक दोनों का गलत है, कुशल सही है आई थिंक। क्या करूं अब, यहाँ पे आपका क्या है, फंक्शन सेम है। मैंने क्या बोला था, दो क्वांटिटी में कंपैरिजन तभी कर सकते हैं जब वो आपका क्या कुछ ना कुछ सेम प्लेटफॉर्म पर, या तो लिमिट टाइप की सेम टाइप की हो या फिर फंक्शन सेम टाइप का हो। अब यहाँ पे लिमिट डिफरेंट है, फंक्शन सेम है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ एरिया को इवेल्युएट करो। पहला पार्ट आपका क्या है, इंटीग्रेशन cos की पावर 5x और पाई बाई 3 से पाई बाई 2, मतलब cos की पावर 5x की वैल्यू अगर आप देखूंगा तो ये आपका क्या ग्राफ हो जाएगा, पाई बाई 2 पे वैल्यू क्या जाएगी आपकी 0, पाई बाई 2 पे वैल्यू 0 और पाई बाई 3 पे वैल्यू कुछ ऐसी होगी, तो पाई बाई 3 ये होगी। तो कौन सा एरिया होगा, ये आपका क्या एक एरिया होगा। तो ये इंटीग्रल I1 है, उसकी वैल्यू कुछ पॉजिटिव में कुछ तो होगी, ये I1 हो गया। I2 देखूंगा तो क्या जाएगा, यहां पे आप देखोगे ये आपका क्या जाएगा, आपका पाई बाई 2 पाई, ठीक है, और पाई बाई 3 आपके क्या यहां पे होगा। तो एक ये एरिया होगा, ये एरिया होगा, तो ये क्या हो जाएगा A3 A2 बोल सकता हूँ, ये A3 बोल सकता हूँ। तो I2 की वैल्यू क्या जाएगी, A2 माइनस A3। अब क्लियरली दिख रहा है कि A3 बड़ा है, तो ये वैल्यू क्या जाएगी, I2 की वैल्यू क्या जाएगी आपकी नेगेटिव में होगी। इससे एक चीज तो मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि I1 पॉजिटिव है, I2 नेगेटिव है, तो I1 इज ग्रेटर देन I2। तीसरा पार्ट क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन क्या दे रखा है, 0 से लेके 2 पाई, तो पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 और 2 पाई, ये 2 पाई 3 पाई बाई 2, ये पाई, ये आपका क्या जाएगा, आपका पाई बाई 2 और ये आपका क्या होगा पाई बाई 3। तो इस केस में एरिया क्या होगा, ये एरिया प्लस ये एरिया प्लस ये एरिया प्लस ये एरिया। अब देखो फंक्शन आपका क्या है, सेम है, फंक्शन आपका क्या है, सेम है, तो ये दोनों एरिया और ये दोनों एरिया सेम होंगे लेकिन अपोजिट मैग्नीट्यूड में। लेट्स अज्यूम करो ये वैल्यू मैंने बोल दी A5 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस ऑफ A5। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कंपनसेट कर देंगे। ये माइनस A5 है तो ये भी आपका क्या होगा माइनस A5 और ये तो A4 बोल दिया। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या जाएगा, I3 की वैल्यू क्या जाएगी, A4 माइनस A5 माइनस A5 प्लस A5। तो कैंसिल कैंसिल, तो ये क्या जाएगा क्लियरली A4 माइनस A5, और ये कितना आएगा, ये उतना ही आएगा जितना ये था, जितना ये था। या फिर एक काम करो, उसको I2 I3 की टर्म्स में ही कन्वर्ट कर दो। I2 I3 क्योंकि दे रखा है ना, तो ये A2 है और ये मैंने मान लिया आपका A3 है। ये A3 है तो ये भी A3 होगा और ये A3 है तो ये भी A3 होगा। तो रिक्वायर्ड एरिया इंटीग्रल I3 की वैल्यू क्या जाएगी, A2 माइनस A3 और प्लस A3। तो क्लियरली दिख रहा है कि आपका क्या है, यहाँ पे A3 से A3 कैंसिल हो जाएगा, तो I3 की वैल्यू क्या जाएगी, A2 माइनस A3, और ये इसके इक्वल ही है। तो एरिया इस रिलेशन क्या होगा, I1 इज ग्रेटर देन I2 इज इक्वल टू I3। यही इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर। क्या आया समझ में, किस किस का सही था, किस किस का सही था, वेरी गुड कुशल, और किसी का नहीं था, दिग्विजय वेरी गुड। चलो आईआईटी वाला क्वेश्चन करा लो। कई क्वेश्चन आए हैं, उसमें से देता हूँ देखो है, एक की पावर में भी आया है, 2 की पावर में भी आया है, एक कुछ ऐसा भी पावर में कुछ ऐसा बनते हैं, रीजन की हेल्प से सोचते हैं। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका, इफ I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 2 की पावर x इंटू डी एक्स, I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1 2 की पावर x स्क्वायर इंटू डी एक्स, I3 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 की पावर x इंटू डी एक्स, और I4 की वैल्यू क्या जाएगी 1 से लेके 2 की पावर x स्क्वायर इंटू डी एक्स। देन रिलेशन between, then write following, write then these are
write these in ascending order, right? Then write these in ascending order. या फिर क्या बोल सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर भी, जैसा भी आपको लिखना है लिख सकते हो, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर निकालो। अब क्या 2 की पावर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, 2 की पावर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर सकते हो, 2 की पावर एक्स का तो इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, 2 की पावर एक्स का इंटीग्रेशन तो कर सकते हो, लेकिन 2 की पावर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। कोई बता सकता है कैसे करेंगे 2 की पावर एक्स स्क्वायर का? कोई बता सकता है? प्राची कुछ बताना चाहोगे? 2 की पावर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करें? नहीं, कोई भी बताएगा 2 की पावर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करें? टू की पावर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अपन डायरेक्टली नहीं कर सकते, डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो इसका आंसर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में नहीं पूछेगा, क्योंकि डायरेक्टली 2 की पावर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपका क्या है करना इतना आसान नहीं है। और डेफिनेट इंटीग्रेशन में कैसे करेंगे उसको मैं रिलेट करते हुए करूंगा, 2 की पावर एक्स से रिलेट करते हुए करूंगा, उसी के हिसाब से होगा। तो अब ये जो है ये एक तरीके से नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन टाइप का ही मैं मान सकता हूँ I2 और I4, लेकिन उसका इंटीग्रेशन पूछा है उसने, डेफिनेट इंटीग्रेशन था, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं क्या दूंगा, एरिया की टर्म्स में दूंगा। एरिया की टर्म्स में कैसे दूंगा, 2 की पावर एक्स, 2 की पावर एक्स है, ये किस टाइप का फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन। 2 की पावर 0 की वैल्यू क्या जाएगी 1, और 2 की पावर 1 की वैल्यू क्या जाएगी 2। तो 2 की पावर x का ग्राफ कैसा बनता है 0 से लेके 1 में, ये लेट्स अज्यूम करो 2 की पावर x का ग्राफ ये बन गया। तो 2 की पावर x स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनेगा, सोचो 2 की पावर x स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनेगा, x इज इक्वल टू 0 पे ये भी 0 होगा, x इज इक्वल टू 1 पे 2 की पावर 1 ये भी आपका क्या है 2 देगा, 2 की पावर x भी 2 देगा, 2 की पावर x भी देगा, लेकिन बीच में रखूं 0 से 1 के बीच में रख दूं, 0 से 1 के बीच में रख दूं, 0 से 1 के बीच में रख दी मैंने 0.5 रखा, 0.5 रखा तो 0.5 का स्क्वायर, तो 0.5 का स्क्वायर क्या आपका 0.25 होगा, तो मतलब क्लियरली इसका यहाँ से क्या होगा, इसका नीचे आएगा, इसका ऊपर जाएगा, और यहाँ से भी आपका क्या ऊपर जाएगा आपका। तो ये जो ग्राफ होगा 2 की पावर एक्स स्क्वायर का ग्राफ होगा, और ये आपका क्या है 2 की पावर एक्स का ग्राफ। क्या समझ में आया, रिलेट कर सकते हो, क्या रिलेट कर पा रहे हो ये चीज? फंक्शन में पढ़ाई थी ये चीजें, मैंने फंक्शन में पढ़ाई थी एक्सपोनेंशियल के में, तो क्लियरली क्या बोल सकता हूं, इन 0 to 1 2 की पावर x इज ग्रेटर देन आपका क्या है 2 की पावर x स्क्वायर, इसका मतलब उसका इंटीग्रेशन कौन सा होगा, I1 इज ग्रेटर देन I2। ये तो पहले बता सकता हूं। नेक्स्ट बात करूं 1 से 2 में, 1 से 2 में x इज इक्वल टू 1 और 2, तो x इज इक्वल टू 1 पे 2 की पावर x का ग्राफ, और 2 पे 2 की पावर x की वैल्यू क्या जाएगी 2, और 2 की पावर x स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 2 की पावर, सॉरी इसकी 2 की पावर x की वैल्यू, ये ग्राफ हो गया आपका 2 की पावर x हो गया। अब 2 की पावर x स्क्वायर की बात करूं तो 2 की पावर x स्क्वायर की वैल्यू भी आपकी क्या होगी, आपकी पहली x इक्वल टू 1 पे 2, और x इज इक्वल टू 2 पे 2 की पावर x स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी 2 की पावर 4, मतलब आपके क्या 16, तो ये आपका क्या 16 क्लियरली ऐसा होगा। तो क्या बोल सकता हूं, इन 1 से x बिलोंग्स टू 1 से लेके 2 की पावर x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 की पावर x, 2 की पावर x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 की पावर x, इसका मतलब उसका इंटीग्रेशन I4 इज ग्रेटर देन I3। अब I1 I2 में तो रिलेशन निकल गया, I4 I3 में रिलेशन निकल गया। अब इन दोनों में कैसे रिलेशन निकालूंगा, इन दोनों में कैसे रिलेशन कैसे निकलूंगा, एरिया से। देखो ये एरिया कंपैरेटिवली कम है, जबकि ये एरिया कंपैरेटिवली ज्यादा है, ये एरिया कंपैरेटिवली ज्यादा है, इसका मतलब I4 I3 की वैल्यू तो I1 I2 से तो बहुत ज्यादा ही होगी, तो इसका मतलब इनको मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा तो क्या जाएगा I4 इज ग्रेटर देन
I3 इज ग्रेटर देन I1 इज ग्रेटर देन I2, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आपका आंसर होगा। किस किस का सही था ये क्वेश्चन, किस किस का सही था, मी लिखो जल्दी से, मी लिखो। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया बच्चों शाबाश। और किसी का नहीं था, और किसी ने नहीं सोचा। इस टॉपिक पे कुछ और क्वेश्चंस भी करने हैं, लेकिन वो करेंगे हम चैप्टर की एंडिंग में। ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस साइन की पावर 8x और 0 से लेके 1 में इंटीग्रेशन करना है, और उसका आंसर क्या आपका अपन रिलेट करके ही दे पाएंगे, रिलेट करके ही दे पाएंगे। तो वो रिलेटिंग इंटीग्रल बोलते हैं उसको, रिलेटिंग इंटीग्रल एंड इनइक्वालिटीज। वो लास्ट टॉपिक रहेगा अपना। वो टफ क्वेश्चन पढ़ते हैं, सबसे टफ क्वेश्चन में से कंसिडर होते हैं वो, मेंस में नहीं आते ऐसे क्वेश्चन, मॉडल में मिलेंगे, लेवल 2 में क्वेश्चन देख लोगे। लिख लिया, नोट हो गया तो डन लिखो। आज जितना भी पढ़ा है सारा लॉजिकली ही पढ़ा है, आज सारा लॉजिकली ही, कुछ सिखा मतलब ऐसा नहीं है सॉल्व करने वाला, सिर्फ आज सिर्फ पूरा पढ़ाने वाला था, आज क्वेश्चन करवाने वाला था नहीं, आज थ्योरी पढ़ाने की थी। अभी और थ्योरी भी पढ़ानी है सब्स्टिट्यूशन से रिगार्डिंग, सब्स्टिट्यूशन की थ्योरी बतानी है, नॉट डिफाइन वाले पॉइंट पे थ्योरी बतानी है, तो थ्योरी अभी और चलेगी। डेफिनेट इंटीग्रेशन काफी लॉजिकल चैप्टर है, काफी लॉजिकल चैप्टर है, बुद्धि लगानी पड़ेगी इसमें। होमवर्क दे देता हूं आपका, ये होमवर्क दे दिया, ये खुद से ट्राई करना। इफ I1 इज इक्वल्स टू 0 से 1 रूट x इंटू डी एक्स, I2 0 से 1 x स्क्वायर इंटू डी एक्स, I3 1 से लेके 2 क्यूब रूट x इंटू डी एक्स, I4 0 से 1 ही है, 0 से 1 ही है, और ये क्या बन जाएगा, x इंटू डी एक्स। निकालो, इनमें रिलेशन निकालो, सेम लिमिट में दे दिए, सेम लिमिट में दे दिए, क्योंकि फिर डिफरेंस लिमिट होगा। और I5 और ले लो तो I5 0 से लेके 1 x क्यूब इंटू डी एक्स, सारे हो गए, कांस्टेंट हो गए, स्क्वायर रूट हो गया, रूट हो गया, क्यूब रूट हो गया, और क्यूब हो गया। निकाल लेना है इसमें रिलेशन, कर लोगे, कर लोगे। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक्स definite integration using substitution, definite integration using substitution, definite integration using substitution। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, रूल्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन, रूल्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अभी तक मैंने मना किया था सब्स्टिट्यूशन करने से, लेकिन यहां पे मैं बता रहा हूं रूल्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे। रूल्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन लिख लिया, मैं लिखवाऊंगा सारी चीजें, लिख लिया तो बता दो, मैं सारी चीजें लिखवानी है, मुझे लिखवानी है सारी चीजें। रूल्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इफ सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड इन डेफिनेट इंटीग्रेशन, if substitution is required in definite integration, then make sure of following things, then make sure of these three things, then make sure for these three things। if substitution is required in definite integration, then make sure for these three things। मतलब तीन चीजों का मुझे ध्यान रखना है, तीन चीजों का ध्यान रखना है। उन चीजों के बाद में सलमान भाई के साथ, सलमान बॉय की तरह तीन चीजों का ध्यान रखना है, तीन चीजों का ध्यान रखना। पहली चीज लिख लो, पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट, न्यू वेरिएबल शुड बी कंटिन्यूअस,
बिटवीन द लिमिट्स। मतलब जो भी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वो वेरिएबल क्या होना चाहिए आपका, क्या है, कंटिन्यूअस होना चाहिए। मतलब उसका ग्राफ ब्रेक नहीं होना चाहिए। ग्राफ ब्रेक होगा तो मतलब कंटिन्यूसली आपका क्या, इंटीग्रेशन भी ब्रेक हो जाएगा। इंटीग्रेशन ब्रेक हो जाएगा तो मतलब क्वेश्चन का आंसर सही नहीं आएगा। तो मतलब जो भी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वो फंक्शन क्या होना चाहिए आपका, क्या है, पहली चीज आपका क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए उस इंटरवल में। पहला पॉइंट ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखना, क्योंकि ये गलती करते हैं यहाँ पे बच्चे। इसलिए मैंने आप लोगों को मना किया था सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन करने का, मैं क्योंकि चीजें बताने वाला हूँ। पहला पॉइंट, द न्यू वेरिएबल शुड बी कंटिन्यूअस बिटवीन द लिमिट्स। सेकेंड, ये सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देयर शुड बी वन रिलेशन between new variables and old variable. There should be one relation between new variable और old variable. जो new variable होगा और old variable होगा उस केस में उन दोनों के बीच में 1-to-1 रिलेशन होना चाहिए, मतलब 1-1 फंक्शन टाइप से होना चाहिए। न्यू वेरिएबल और ओल्ड वेरिएबल होगा उसमें 1-1 रिलेशन होना चाहिए। और थर्ड, लिमिट of integral should be changed accordingly। मतलब अब सब्स्टिट्यूट करोगे तो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल चेंज हो जाएगा तो उस केस में लिमिट हम लोग को क्या करनी पड़ेगी, सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। लिमिट हम लोग को क्या करनी पड़ेगी, सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। ठीक है, एक बेसिक एग्जांपल देके बताता हूँ कि कैसे अपन काम करते हैं, फिर इसके पहले और दूसरे पॉइंट की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी। आज टाइम हो गया है, आई थिंक वो कल ही मैं बता पाऊंगा। आज टाइम हो गया है तो कल ही बता पाऊंगा, कंटिन्यूस में रहेगा ज्यादा बेटर रहेगा। एक एग्जांपल की हेल्प से बताता हूँ कि कैसे करेंगे। जैसे मान लो इंटीग्रेशन 1 to 2 x इंटू डी एक्स अपॉन 9 प्लस एक्स की पावर 4 है। अब आपको पता है कि लीनियर अपॉन बाइक्वाड्रेटिक है, तो ऐसे केस में क्या करते थे हम लोग, एक्स स्क्वायर की जगह अपन लोग मानते थे टी। तो इस केस में क्या करूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूंगा तो क्या जाएगा आपका एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, डी टी अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ पे आपका पहली चीज चेक करो, न्यू वेरिएबल शुड बी कंटिन्यूअस बिटवीन लिमिट्स। तो यहाँ पे जो मैंने x की जगह मैंने बोला रूट टी भी बोला है, x की जगह मैंने रूट टी बोला है, x की जगह मैंने रूट टी बोला है, तो वो क्या कंटिन्यूअस है, बिल्कुल रूट टी कंटिन्यूअस होता है। दूसरा क्या है आपका, देयर शुड बी 1-1 रिलेशन। 1-1 रिलेशन मतलब x इज इक्वल्स टू रूट टी। रूट टी आपका क्या है, कुछ ग्राफ ऐसा होता है वो आपका क्या है 1-to-1 होता है। तो पहला पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा है, कंटिन्यूअस भी है, दूसरा पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा है, 1-1 रिलेशन भी है। तो मतलब ये सब्स्टिट्यूशन आपका क्या वैलिड है। यूजुअली गलती कहाँ पे होती है, बच्चे ये पॉइंट्स का ध्यान नहीं रखते, ये पॉइंट्स का ध्यान नहीं रखते इसलिए गलत होता है। ठीक है, पहला हो गया आपका क्या है, कंटिन्यूअस भी है, दूसरा 1-1 रिलेशन भी है, तीसरा क्या होगा आपका लिमिट्स। तो मैं क्या करूंगा, न्यू लिमिट्स। तो न्यू लिमिट्स करूंगा तो x इज इक्वल्स टू 1 पे t की वैल्यू क्या जाएगी 1, x इज इक्वल्स टू 2 पे t की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 4। तो इंटीग्रेशन क्या जाएगा 1 से लेके 4 और ये क्या जाएगा dt अपॉन 2 अपॉन 3 का होल स्क्वायर प्लस t का होल स्क्वायर। तो क्या जाएगा 1/2 बाहर चल रहा है और इसका आंसर क्या जाएगा 1/3 tan इनवर्स t अपॉन 3। तो इसका जो आंसर मैं बोलूंगा, लिमिट रख दूंगा आपका 1 से 4, तो लिमिट रख दूंगा तो क्या जाएगा आपका, ये बन जाएगा 1/6 tan इनवर्स 4/3 माइनस tan इनवर्स 1/3। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेना, जिस टाइप से क्वेश्चन हो उसका आंसर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा के सिंप्लीफाई करके आंसर दे देना। कर लोगे क्वेश्चन इस टाइप के। अरे हाँ ना तो बोल भाई। ठीक है, अब ये दो पॉइंट्स की जरूरत क्यों पड़ी, ये दो पॉइंट्स की जरूरत क्यों पड़ी, उसके लिए टाइम बचा है ना, अभी टाइम बचा है, अभी 5 मिनट तो बची है, 4 मिनट बची, लो क्या छोड़ू क्या, क्योंकि टाइम तो लगेगा। दे भगा रहा है मेरे को, भगा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम करता हूँ।
चलो एक मैं एग्जांपल के लिए पूछता हूँ, चलो 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 मैं एक एग्जांपल के लिए पूछता हूँ। जैसे मैंने मान लिया, एक एग्जांपल के लिए पूछा हूँ, बस सिर्फ नॉलेज के लिए, मैं नॉलेज के लिए पूछना चाह रहा हूँ। मान लो इंटीग्रेशन दे दिया आपका cos x इंटू डी एक्स अपॉन 4 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, 0 से लेके पाई इंटू डी एक्स। क्या अप्रोच रहेगी इसमें, क्या अप्रोच रहेगी? अरे हाँ मुझे पता है बाबू, पेपर दिया है। क्या अप्रोच रहेगी इस केस में? इस केस में क्या अप्रोच रहेगी? यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, साइन एक्स की जगह आपने क्या रख दिया आपका टी, तो डिफरेंशिएट करूंगा तो cos x dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt। तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, dt अपॉन 4 प्लस टी स्क्वायर, dt अपॉन 4 प्लस टी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करूं, न्यू लिमिट चेंज करूंगा, तो न्यू लिमिट्स चेंज करूंगा तो x इजिकल्स टू 0 पे t इजिकल्स टू 0 और x इजिकल्स टू पाई पे t इजिकल्स टू पाई। तो क्या जाएगा, 0 से लेके 0 और 0 से लेके 0 4 प्लस टी स्क्वायर, 0 से लेके 0 मतलब एक पॉइंट पे आपका क्या जाएगा इंटीग्रेशन, तो क्या जाएगा आपका 0 हो जाएगा। इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा तो मतलब ये तो क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन नहीं होगा, मतलब ये तो अपना क्या होगा, आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। कोई बताएगा क्यों रॉन्ग हुआ है? कोई बताएगा क्यों रॉन्ग हुआ है? कोई बताए क्यों रॉन्ग हुआ है? गुड, क्योंकि देखो 0 से पाई के बीच में साइन एक्स 0 पाई और ये क्या आपका क्या पाई बाई 2, तो यहाँ पे 0 से पाई में साइन एक्स टी इजिकल्स टू साइन एक्स इज नॉट 1 इन एक्स बिलोंग्स टू 0 से लेके पाई, तो उस वजह से अपना इंटीग्रेशन आपका क्या है, रॉन्ग है। आई बात समझ में? पहला पॉइंट समझ में आया क्यों 1 होना बहुत जरूरी है, 1 होना क्यों जरूरी है? ठीक है, चलो दूसरा पॉइंट मैं नेक्स्ट टाइम कराऊंगा। मैं जानबूझ के इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपके माइंड में क्यूरियोसिटी ना रहे, आपके माइंड में क्यूरियोसिटी ना रहे, इसलिए मैंने जानबूझ के बताया है, नहीं तो फिर लास्ट टाइम तक ये चीज मेरे को लिंक करवानी पड़ेगी तो फिर दिक्कत आएगी मुझे। हाँ दे, इसका ध्यान, इंडेफिनेट में तो वैल्यू थोड़ी होती है, इंडेफिनेट में तो फंक्शन होता है, तो वहां पे लिमिट थोड़ी चेंज करनी होती है। प्रॉब्लम कब आ रही है, जब लिमिट चेंज करते तभी तो प्रॉब्लम आ रही है ना, तो लिमिट थोड़ी चेंज करनी है, वहां पे तो बस फंक्शन निकालना है मेरे को। ठीक, हाँ कुशल। सर ये तो भी इन जब हमने 1 बोला वो कंपलसरी वो बोला, इसका अल्टरनेट बताएंगे अपन लोग, कल देखेंगे जब नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे ना, इसका भी देखेंगे और पॉइंट नंबर 2 का अल्टरनेट देखेंगे। टाइम नहीं है वैसे, मुझे चाहिए होगा 10 मिनट तो कम से कम चाहिए होगा ये दोनों पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए, तो वो है नहीं अभी। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट टाइम ही करेंगे। हाँ सात्विक, हाँ ऐसे ही करेंगे, उसको ब्रेक करेंगे उस इंटरवल में जहाँ पे आपका क्या 1 हो, तो क्लियरली इसको मैं क्या बोलूँगा 0 से पाई बाई 2 फिर पाई बाई 2 से पाई, 2 इंटीग्रल में ब्रेक करके मैं इंटीग्रेशन निकालूंगा। ठीक है, ये मुझे बतानी थी कल, चलो ठीक है सोच लिया तो बहुत बढ़िया है, वेरी गुड। ठीक है चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, ओके बाय बाय।